अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू एआई विद नजमा रज़ाक। सो आज हम अपना डेटा साइंस मास्टर प्रोग्राम का मॉड्यूल 2 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 2 के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था पांडास को, क्योंकि मॉड्यूल 2 हमारा डाटा एनालिसिस पे है। सो डाटा एनालिसिस के जितने भी टूल्स हैं, पांडास, एसक्यूएल एंड अदर टूल्स लाइक पावर बीआई, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। सो आज हम एसक्यूएल को डिस्कस कर रहे हैं। तो एसक्यूएल को डिस्कस करने के लिए मैंने एक ब्लॉग राइट किया है, उसकी हेल्प पे हम जो है एसक्यूएल को अंडरस्टैंड करेंगे। सो एसक्यूएल है क्या? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज मीन्स ये एक लैंग्वेज है जो कि डाटाबेसिस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज होती है। अब डाटाबेसिस क्या है कि जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है। जैसे आप किसी वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अपना यूज़र नेम, अपना पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। सो बैकएंड पे वेबसाइट पे एक डाटाबेस इंस्टॉल्ड होती है। सो उसमें जाकर डाटा स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आप अगर लॉगिन करने जाते हैं तो आपका डाटाबेस, जो आप डाटा एंटर करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड अगर मैच करता है डाटाबेस में जो डाटा पड़ा है उसके साथ, तो आप लॉगिन कर जाते हैं सक्सेसफुली। अदरवाइज कोई ना कोई एरर आता है। सो डाटाबेसिस को क्रिएट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज यूज़ होती है रिलेशनल डाटाबेसिस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। हमारे पास दो तरह की डाटाबेसिस होती हैं, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल। जो हमारे सीएसवी फाइल्स होती हैं, हमारा ऐसा डाटा जो हमारा टेबल्स में स्टोर होता है, कॉलम्स और रोज में, उसके लिए यूज़ होती है रिलेशनल डाटाबेस। और जो हमारा डाटा होता है लाइक पीडीएफ फाइल्स हो गई, वर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है ना, स्ट्रक्चर्ड हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, जैसे ईमेल्स वगैरह हो गए, उनको स्टोर करने के लिए जो हमारे पास यूज़ होता है वो हमारे पास नॉन रिलेशनल डाटाबेस यूज़ होती है, और स्ट्रक्चर्ड के लिए रिलेशनल। सो जो एसक्यूएल है वो रिलेशनल डाटाबेसिस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए है। सो एसक्यूएल में हम क्या कर सकते हैं कि एसक्यूएल को यूज़ करके हम डाटा को जो है हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, ये सारे काम हम कर सकते हैं। सो एसक्यूएल के जो कोर कंसेप्ट्स हैं उसमें इसकी कुछ टाइप्स हैं, यानी जो इसकी कमांड्स हैं उन टाइप्स में डिवाइडेड हैं। डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एज द नेम इंडिकेट डाटा को डिफाइन करना है, मीन टेबल्स को क्रिएट करना है। और इसी तरह डीएमएल डाटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज, डाटा को मॉडिफाई करना है, यानी टेबल्स में डाटा को इंसर्ट करना है या टेबल्स को अपडेट करना है, उनको डिलीट करना है। सो इसमें आ जाता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी हमने जो डाटा का कंट्रोल किसी और को देना है। लेकिन अगर मैं एडमिन हूँ अपने डाटाबेस की और मैं चाहती हूँ कि कोई अनदर पर्सन जो है वो भी एडमिन बन सकता है, सो उसके लिए मैं जो है डीसीएल कमांड्स का यूज़ करूँगी, जो कि है ग्रांट और रिवोक। यानी ग्रांट में किसी को जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, रिवोक यानी उससे ओनरशिप ले भी सकती हूँ। इसी तरह टीसीएल ट्रांसफ़र कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यानी मैं अपने डाटाबेस को सेव कर सकती हूँ। फिर अगर मैंने कोई प्रीवियस ट्रांजैक्शन की है उसको देख सकती हूँ। लेकिन अगर मैं अभी डाटा अपडेट कर देती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा डाटा अपडेट ना हो, सो प्रीवियस जो है कमांड उस पर भी मैं जा सकती हूँ। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो सबसे पहले तो एक टेबल को क्रिएट करना। आज हम स्ट्रक्चर्ड एक में चलेंगे, एक टेबल को क्रिएट करेंगे, फिर उसमें डाटा इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, जितने भी एसक्यूएल के ऑलमोस्ट फंक्शंस है वो सारे हम कवर करेंगे। सो सबसे पहले एक टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। कीवर्ड है हमारे पास क्रिएट, और इसी तरह कीवर्ड हमारे पास है टेबल नेम, और आगे हम टेबल का नेम रख देंगे जो टेबल हम क्रिएट करना चाहते हैं। और यहाँ ये जो सारे हैं हमने टेबल के कॉलम्स डिफाइन किए हैं। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर डेट और शिपर आईडी। जो इंट है ये इसकी टाइप है, यानी जो ऑर्डर आईडी है वो इंटीजर होगा। इसी तरह जो ऑर्डर डेट है वो डेट है, डेट टाइप का है। शिपर आईडी वो भी इंटीजर में होगा, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर है, कस्टमर की आईडी वो भी इंटीजर होगी। एंड प्राइमरी की, हमने एक कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन किया। प्राइमरी की हमारी वो की होती है जिसकी हेल्प पे हम सारा डाटा जो है रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ पता है, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर की बेस पे उसका नेम पता चला सकते हैं, उसका डिपार्टमेंट, प्रोग्राम, सेमेस्टर, एड्रेस वगैरह जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आप सिर्फ उसकी प्राइमरी की बेस पे निकलवा सकते हैं। सो हमने ऑर्डर आईडी को प्राइमरी की डिफाइन कर दिया है। इसी तरह बाकी के कॉलम्स है नॉट नल, मतलब उनकी वैल्यूज जो होंगी वो नल नहीं होगी, खाली नहीं होनी चाहिए। जो हम डाटा को सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे। इसको क्रिएट करने के लिए हम एसक्यूएल ऑनलाइन का यूज़ कर रहे हैं। ये टूल है। सो यहाँ पर हमने सारा अपना डाटा जो है जितना भी हमने जो हमें टेबल क्रिएट करना है उसका इंसर्ट कर दिया। हम रन पे क्लिक
करेंगे। सो ऑर्डर्स डाटा जो टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा। ये एरर आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये टेबल क्रिएट किया हुआ है, सो वो कह रहा है कि ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड है, दोबारा इसी नेम से टेबल क्रिएट नहीं हो सकता। सो हमारा जो है टेबल क्रिएट हो गया। जैसे हमारे पास यहाँ कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी और ऑर्डर डेट, शिपर आईडी। अब हम इसमें डाटा को इंसर्ट करते हैं डाटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज का यूज़ करके। DML कमांड है। इंसर्ट एक कीवर्ड है, इनटू यानी किस में इंसर्ट करना है, ऑर्डर्स में, यानी जो हमारा टेबल्स ऑर्डर्स है इसमें डाटा इंसर्ट कर दो। अब हम इधर कॉलम्स के नेम लिखेंगे, कौन कौन से कॉलम्स हम ऑर्डर आईडी में इंसर्ट करना चाहते हैं, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर डेट और शिपर आईडी, यानी सब कॉलम्स के आप नेम लिखेंगे जिनमें आप डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप कोई डाटा और जो है टेबल का नेम मिस करते, सॉरी कॉलम का नेम मिस करते हैं ना, तो जो डाटा है ना वो उसमें जाएगा भी नहीं। अगर आप यहाँ पे 5 कॉलम डिफाइन करते हैं ना, तो नीचे जो आपको डाटा देना होता है वो 5 रोज का देना होता है। यानी फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 कॉलम से हमारे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम डाटा भी 5 ही दे रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर हम किसी डाटा कॉलम में डाटा इंसर्ट नहीं करना चाहते, अगर हम उसको यहाँ से रेज करते हैं ना, तो यहाँ से भी हमें डाटा को रेज करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आएगा कि आपके कॉलम्स के नंबर और जो डाटा आप इंसर्ट करें उसके नंबर इक्वल नहीं है। सो हम 3 रोज बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं। हम चाहें तो जितनी मर्जी क्रिएट कर सकते हैं। हमारा डाटा जो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास अगर ना होता तो कोई ना कोई एरर मैसेज जो है वो हमारे पास आता। डाटा को हमने इंसर्ट कर दिया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंटीजर है, ऑर्डर आईडी को हमने इंटीजर डिफाइन किया है, तो उसका डाटा भी इंटीजर नंबर ही होना चाहिए। अगर आप उसको जो है स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो आपका डाटा भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। अब जो ऑर्डर डेट है वो डेट फॉर्मेट है, सो उसको भी हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखेंगे। ये सबसे पहले हमारे पास ईयर आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रही है। हम एक डाटा टेबल क्रिएट कर चुके हैं। हम कैसे देखेंगे कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं, उसके लिए हम नीचे हमारे पास एक कमांड है, ये इसका यूज़ करेंगे। लेटर हम इसको समझते भी हैं, सो डोंट वरी। कंट्रोल V। ओके, हमें इसको जो है या तो कमेंट करना पड़ेगा या उड़ाना पड़ेगा, तब हमारा रन होगा। ये देखिए हमारा डाटा जो है वो टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हमारा डाटा इसमें इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट, ओके, हम डाटा इंसर्ट कर चुके हैं। इंसर्ट करने के बाद हमारे पास जो आती है वो आती है अगर हमें उस डाटा को अपडेट करना हो। यहाँ पे हम जो है डाटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज के DML कमांड यूज़ करें, अपडेट। इसको यूज़ करते हम अपने डाटा को अपडेट करें। यहाँ पर हम कीवर्ड यूज़ करें अपडेट, यानी अपडेट कर दो। किसको अपडेट करना है, ऑर्डर्स को। टेबल का नेम लिखेंगे, फिर जो हम अपडेशन करना चाहते हैं उसको लिखेंगे। सेट कीवर्ड है, सेट जब भी हम अपडेट करते हैं सेट कीवर्ड ज़रूर डिफाइन करना है, अदरवाइज हमारा डाटा जो है हमारी कमांड ठीक नहीं होती। यानी कि अपडेट कर दो एम्प्लॉय आईडी 204, जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 204 है ना उसको अपडेट कर दो, और किसको, शिपर आईडी को 304, यानी एम्प्लॉय आईडी जो है उसको 204 कर दो और जो शिपर आईडी है उसको 304 कर दो। कहाँ पे करनी है वो हम इधर देंगे, ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू 1। मैंने प्रीवियसली कहा था कि जो हमारी प्राइमरी की होती है अगर हमें वो पता होती है तो उसकी बेस पे हम डाटा को शो भी करवा सकते हैं, अपना डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जितने भी हमारे पास काम होते हैं वो इस ऑर्डर आईडी, इस प्राइमरी की वजह से होते हैं। हम कह रहे हैं कि जहाँ पर हमारी ऑर्डर आईडी 1 है ना वहाँ पे हमारा डाटा ये वाला इंसर्ट कर दो। पहले हमारी जो ऑर्डर आईडी 1 थी वहाँ पर हमारी जो एम्प्लॉय आईडी थी वो ये थी 201 और जो शिपर आईडी थी वो 301 थी। अब हम उसको चेंज कर रहे हैं। देखते हैं कि हमारी अपडेट होती है या नहीं। हमारा डाटा अपडेट हो चुका है। अगर हम उसको देखना चाहते हैं कि हमारा डाटा अपडेट हुआ है या नहीं, तो उसके लिए अगेन हम सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर्स ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, यानी ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। हमारा डाटा देखें, यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी भी चेंज हो चुकी है और शिपर आईडी भी चेंज हो चुकी है। इस तरह हम जो है अपने डाटा को अपडेट करते हैं। अपडेट के बाद नेक्स्ट है कि हम अपने डाटा को अगर कोई डिलीट करना चाहते हैं,
हम चाहते हैं कि जहाँ पर ऑर्डर आईडी 3 है ना वो डिलीट हो जाए, सो हम कीवर्ड यूज़ करेंगे डिलीट फ्रॉम किससे, ऑर्डर्स, यानी टेबल का नेम कहाँ पे डिलीशन करनी है, सो वो है ऑर्डर आईडी 3। जो ऑर्डर आईडी 3 वाला डाटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। ये तो पूरी रो डिलीट करने के लिए ना। अगर हम स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं, सो उसके लिए भी हमारे पास कमांड्स होती हैं। सो यहाँ पर देखिए हमारा डाटा जो है वो डिलीट हो चुका है। हम उसको दोबारा वेरीफाई करने के लिए कि हमारा डाटा जो है डिलीट हुआ है या नहीं, हम दोबारा से डाटा क्यूरी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। देखिए हमारा जो थर्ड ऑर्डर था ना वो डिलीट हो चुका है। ओके, हमने डाटा को डिलीट कर दिया। नेक्स्ट आते हैं DQL पे, डाटा क्यूरी लैंग्वेज पे, यानी डाटा क्यूरी करनी हो, हमें डाटा को डिस्प्ले करवाना हो, उसमें से कोई वैल्यू रिट्रीव करनी हो। सो क्यूरी नेम भी इंडिकेट कर रहा है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं DQL का। सो उसके लिए हम जो हमारी स्टेटमेंट है, कमांड है, उसका स्ट्रक्चर ये होता है सेलेक्ट, ये कीवर्ड है, स्टैटिक यानी सब की सब शो करो, फ्रॉम ऑर्डर्स यानी जो ऑर्डर का टेबल ऑर्डर्स का है ना वो सारा के सारा शो कर दो, सारी रोज शो करो। सो उसके लिए हम जो है ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और अगर हमने कुछ स्पेसिफिक रो को शो करवाना हो, स्पेसिफिक वैल्यू को, तो वो भी हम आगे देखते हैं कि वो कैसे शो होता है। इसी तरह जब हम ये तो हम सो बेसिकली छोटा सा एक डाटा सेट पे काम करें और बहुत बेसिक करें। सो जब वेबसाइट्स वगैरह होती हैं या जो कंपनीज होती हैं उनका जो डाटा बेस होती है ना, उसके पास उनके डिफरेंट यूज़र्स होते हैं जो एडमिन होते हैं। सो उस केस में उन्होंने ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना होता है कि यहाँ पर जैसे स्टेटमेंट है कि ग्रांट यानी दे दो क्या चीज़, सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट ऑन ऑर्डर्स टू यूज़र नेम, यहाँ पर हम यूज़र का नेम लिखेंगे, यानी ये यूज़र नेम है, इसको जो है आप ये चीज़ें ओनरशिप दे दो। यानी जो हमारी स्पेसिफिक डाटाबेस है उसकी क्या क्या ओनरशिप उसके पास है कि वो यूज़र उस डाटाबेस में से डाटा को देख सकता है, यानी सेलेक्ट, उसमें इंसर्ट कर सकता है, उसको अपडेट कर सकता है। सो जितनी हम कंट्रोल किसी को देना चाहते हैं उतना हम उसको कंट्रोल दे देते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारे पास ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसी तरह हम जो है अपने डाटा को सेव कर सकते हैं कि हमने एक डाटा बनाया, टेबल बनाया है, उसको सेव कर दें। अगर हम कमिट वगैरह नहीं यूज़ करते, सेव नहीं करते, तो हमारा डाटा जो है वो लेटर अगर हम डाटाबेस में आता है वो डिलीट भी हो जाता है। सम डाटाबेसेस में ये ऐसा होता है। सो समरी देखें तो जो DDL है वो डाटा स्ट्रक्चर को मैनेज करती है, यानी DDL में हम डाटा को टेबल्स को क्रिएट कर रहे थे, सो ये स्ट्रक्चर्स को मैनेज करती है। DQL से हम डाटा को रिट्रीव करते हैं और DML से हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं और DCL से हम परमिशंस को कंट्रोल करते हैं कि किस एडमिन को हमने कितनी परमिशन देनी है और TCL से हम ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है SQL की क्लॉजेज। क्लॉजेज लाइक एडवांस जो हम SQL में काम कर सकते हैं। डाटा को किस तरह हम एनालाइज करते हैं कि हम डाटा को सिलेक्ट करना हो, जैसे हमने प्रीवियसली सिलेक्ट किया कि हमने सारा डाटा सिलेक्ट कर लिया कि हमें जो है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर्स का सारा डाटा सिलेक्ट करें। लेकिन अगर हमने करना हो कि सिर्फ हमें एक यूज़र की इंफॉर्मेशन चाहिए या स्पेसिफिक रो का डाटा चाहिए, स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, सो उसके लिए हम जो है अदर क्लासेस को यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले तो सिलेक्ट क्लॉज तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। सिलेक्ट हम यूज़ करते हैं डाटा को रिट्रीव करने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए ना, जैसे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स हमने यूज़ किया। अब हमारे पास जो है अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट्स का कॉलम होता है, टेबल होता है, सो उसमें से हम जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम, यानी प्रोडक्ट का नेम और प्राइस सिलेक्ट कर दो। किसमें से, हमारे पास एक टेबल है प्रोडक्ट्स। अगर हमारे पास टेबल है प्रोडक्ट्स तो हम चाहते हैं कि उसमें से हमें सारा डाटा नहीं हम रिट्रीव करना चाहते, हम सारा डाटा नहीं देखना चाहते, हम सिर्फ प्रोडक्ट का नेम देखना चाहते हैं और प्राइस देखना चाहते हैं। और कहाँ पर, वेयर, जहाँ पर कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हमारे पास डाटा सेट है उसमें हमारे पास कैटेगरीज डिफरेंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती है और भी कैटेगरीज होती हैं। सो उसमें से हम देखना चाहते हैं कि प्रोडक्ट और प्राइस आ जाए इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी की। सो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो प्रोडक्ट्स अपनी प्राइसेस के साथ जो हमारे पास शो हो जाएंगे। इसी तरह हम सिलेक्ट ऑल कॉलम्स, ऑफ कोर्स ऑल कॉलम्स के लिए हम ये यूज़ कर चुके हैं। जैसे हम सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर्स यूज़ किया कि सारे कॉलम जो है हमारे पास वो रिट्रीव हो रहे थे, हम सारे कॉलम्स को देख सकते थे। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
वेयर क्लॉज, वेयर कंडीशन के लिए यूज़ होता है कि जहाँ पर स्टेटस शिफ्ट है, जैसे हम प्रीवियसली हमने किया, अब अपडेट कर रहे थे जब अपने डाटा को, सो हमने अपडेट में यूज़ किया था कि जहाँ पे वेयर ऑर्डर आई डी इज इक्वल टू 1, इसी तरह हमने डिलीट किया था वेयर ऑर्डर आई डी इज इक्वल टू 3। सो वेयर के आगे कंडीशन यूज़ होती है, कौन की कंडीशन, यानी किस जगह पे हमने चेंज करना है वो हमारा वेयर के साथ यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्लॉज है वो हमारी है अदर, हमारे पास एडवांस फिल्टर्स आ जाते हैं, यानी हम अपने डाटा को रिट्रीव करना चाहते हैं, कुछ और हमारे पास फिल्टर्स हैं। सो उसमें हमारे पास कौन से फिल्टर्स हैं, उसमें सबसे पहले तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कैसे होते हैं, सिलेक्ट करो क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है, ऑर्डर आईडी को और कस्टमर आईडी को, ऑर्डर डेट को, ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए। कहाँ पर चाहिए, फ्रॉम ऑर्डर्स में से, वेयर जहाँ पर कस्टमर आईडी 101 है या कस्टमर आईडी 102 है। सो इस केस में होगा क्या, हम इसको रन करके जो है मैनुअली देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा डाटा जो है रिट्रीव होता है। सो देखिए जहाँ पर ऑर्डर आईडी 101 है या ऑर्डर आईडी 102 है वो डाटा हमारे पास रिट्रीव हो गया है, और दोनों में से भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास जो डाटा है वो आ जाएगा। सो दोनों देखिए हमारे पास ऑर्डर आईडी रिट्रीव हुआ है, कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट, ये 3 कॉलम्स जो है रिट्रीव हुए हैं। इसी तरह हमारे पास एक और फिल्टर है इन होता है कि इनके बिटवीन, यानी अगर हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, सो हम कहते हैं कि 101 से लेके 1010 के दरमियान जितने ऑर्डर्स हैं ना, जो ऑर्डर आईडी हैं इनके दरमियान, वो सारे ऑर्डर्स हमारे पास डिस्प्ले हो जाएं। सो उसके लिए हम जो है यूज़ करते हैं इन ऑपरेटर, बट यहाँ पर हमारे पास डाटा सेट बहुत ही छोटा है, सो देखने में जो इन का है वो इन ऑपरेटर का हमें कोई काम जो है वो ख़ास नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर हमारे पास डाटा सेट बड़ा होता है सो उस केस में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो जहाँ पर 101 और 102 और अगर इनके दरमियान कोई आईडी होती सो उसका डाटा भी जो हमारे पास रिट्रीव हो जाता। इसी तरह अगर हम किसी कॉलम को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास डाटा तो रिट्रीव हो लेकिन जो ऑर्डर आईडी 101 और 102 है ना उनका हमारे पास डाटा ना आए, इनके अलावा जितने ऑर्डर्स हैं ना उन सब का डाटा आ जाए। सो इसके लिए हम ये फिल्टर यूज़ करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज़ करते हैं। एंड में कंडीशन होती है कि 101 जिनका है और 102 है वो ना आए, बाकी जितने हैं वो सारे आ जाएँ। सो अगर हम अपने इस डाटा पे अगर इस क्यूरी को रन करते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास तो कॉलम ही सिर्फ ये 2 हैं। अगर हमारे पास थर्ड कॉलम होता सो वो आ जाता। एंड हमारे पास तब होता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हों, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी सो हमारे पास डाटा जो है वो आएगा। सो हमारे पास कोई डाटा नहीं आया क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई जो है कॉलम नहीं है, यानी कि दोनों पे एग्रीगेट करें कि ये 101 वाले भी ना आए 102 वाले भी ना आए, इनके अलावा जो है वो आ जाए। इसी तरह मल्टीपल ऑपरेटर्स को भी जो है यूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास हम ऑर्डर्स में से वो डाटा लेना चाहते हैं जहाँ पर ऑर्डर आईडी 101 हो या ऑर्डर आईडी 102 हो, इन दोनों में से कोई भी डाटा आ जाए, लेकिन ऑर्डर डेट जो है वो ये हो, ये ऑर्डर डेट हो, यानी हम चाहते हैं कि इस ऑर्डर डेट का हमें डाटा चाहिए कि इस ऑर्डर डेट को ना, इस डेट को किस किस ने ऑर्डर किया। सो उसमें ये हम यूज़ कर सकते हैं। सो अगर जो हमारी ये कंडीशन है इनमें से एक भी ट्रू होगी तो हमारा डाटा आएगा 7, ये ट्रू है, ये दोनों हुई तो अब हमारा डाटा आएगा क्योंकि सेंटर में एंड है। सो रन करते हैं, हमारे पास क्या आते हैं, एंड सिंटैक्स का कोई इशू है। सो चलें इसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, आई थिंक यहाँ पर हमने जो ऑर्डर डेट ग्रेटर देन है ना, ये ग्रेटर देन वाला इशू आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर डेट्स है ना वो ज़्यादा नहीं है, कॉलम्स ही 2 हैं, सो इसलिए। आगे है ऑर्डर बाय क्लॉज, यानी आप जो डाटा रिट्रीव करना चाहते हैं वो किस ऑर्डर में रिट्रीव करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट लिखी है सिलेक्ट, प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करें या प्राइस सेलेक्ट करें, कौन सा हमारे पास टेबल है प्रोडक्ट्स, यानी जो प्रोडक्ट्स टेबल है उसमें से हमारे पास प्रोडक्ट नेम भी आ जाए, उनकी प्राइसेस भी आ जाए, लेकिन वो इस तरह किस तरह वो लिस्ट होके आए, जो हमारे पास लिस्ट होके आए वो असेंडिंग ऑर्डर में आए कि सबसे पहले वो वाला जो है प्रोडक्ट हो जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। सो इस तरह हमारे पास जो है
यानी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, चाहे हम असेंडिंग कर लें या डिसेंडिंग कर लें, कि सबसे पहले हमारे पास वो प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस बहुत कम है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, या फिर इस तरह आ जाए सबसे ज़्यादा प्राइस वाला पहले आए, फिर कम प्राइस वाला, फिर कम प्राइस वाला। सो लो टू हाई, हाई टू लो, हम जो है ना ऑर्डर को हमने जो है हम जिस ऑर्डर में डाटा को रिट्रीव करना चाहते हैं वो हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर बाय के थ्रू। ग्रुप बाय, जो ग्रुप बाय है वो हमारे पास एक एग्रीगेट फंक्शन है। ये तब यूज़ होता है जब हमें डाटा चाहिए हो, लेकिन उस डाटा को रिट्रीव करने के लिए हमें 1 से ज़्यादा कॉलम्स की ज़रूरत हो। एग्जाम्पल को देखते हैं। हम कह रहे हैं कैटेगरी काउंट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यानी टेबल क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट्स, उसमें हमारा एक कॉलम है कैटेगरी, उसका हमें काउंट चाहिए, ग्रुप बाय कैटेगरी। ओके, हमारे पास एक कैटेगरी है, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स का टेबल है उसमें हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज है। इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी होगी जो है, इसी तरह हमारे पास क्लोथ्स की कैटेगरी हो सकती है, कोई भी कैटेगरी हो सकती है। उन कैटेगरीज का, हर कैटेगरी का डाटा जो है वो टेबल में डिफरेंट जगहों पर पड़ा होगा। सो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी, वो पूरा टेबल देखेगा, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक का डाटा होगा वो उन सबको एक साइड पर कर देगा, दूसरी कैटेगरी का डाटा एक साइड पे हो जाएगा, तीसरी कैटेगरी का डाटा एक साइड पे हो जाएगा। जब सबका एक साइड पे हो जाएगा फिर उनको काउंट कर देगा, काउंट करके हमें टोटल देगा कि इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी का काउंट 50 हमारे पास ऑर्डर्स थे, जो दूसरी कैटेगरी है उसके हमारे पास 40 ऑर्डर्स थे। सो इस तरीके से हम पता चला सकते हैं हमारी किस कैटेगरी में कितने ऑर्डर्स आए हैं। सो इससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी कौन सी कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा जो है वो सेल हो रही है। सो ये एडवांस फिल्टरिंग है, इस तरह हम डाटा को अपना एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम टॉप प्रोडक्ट्स देखने हों, टॉप रीजन्स देखने हो जहाँ पर सेल हो रही हैं चीज़ें हमारी, ये हमारा रेवेन्यू कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है। सो इसके लिए हम जो है नेक्स्ट हमारा जो टूल हम यूज़ करेंगे वो होगा पावर बीआई, उसमें हम सबको डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। एसक्यूएल के थ्रू अनदर क्लॉज यूज़ करें हैविंग, यानी हम कह रहे हैं कि सिलेक्ट करो कैटेगरी, वो कैटेगरी आए हमारे पास जिनकी एवरेज प्राइस जो है, यानी एवरेज प्राइस एक कॉलम है जिसमें सब प्रोडक्ट्स की प्राइस लिखी होगी, उसकी एवरेज आए एज एवरेज प्राइस, यानी नया कॉलम बन जाए, उसका नेम होगा एवरेज प्राइस। फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट से आए ग्रुप बाय कैटेगरी, और हैविंग एवरेज प्राइस ग्रेटर देन 100। ओके, देखते हैं इसका काम क्या है। यानी हमारा एक प्रोडक्ट्स टेबल है, उसमें प्राइस का भी कॉलम है, कैटेगरीज का भी। हम चाहते हैं कि जो कैटेगरी है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी एवरेज प्राइस आ जाए, जितने भी उसके प्रोडक्ट्स हैं ना उन सब की वो प्राइस लेगा। वो देखेगा कि जो कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है ना इसकी एवरेज प्राइस है 500, और इसी तरह अगर दूसरी कैटेगरी उसकी एवरेज प्राइस है 700। सो हर कैटेगरी, वो कैटेगरी लिखी होगी साथ में उसकी एवरेज प्राइस, कैटेगरी नेम साथ में उसकी एवरेज प्राइस। और हम एक और फिल्टर लगा रहे हैं कि वो कैटेगरीज आए जिनकी एवरेज प्राइस 100 से ग्रेटर हो, यानी हमें ऐसी कैटेगरीज नहीं चाहिए जिनकी प्राइस बहुत लो हो, हमें वो प्राइस कैटेगरीज चाहिए जिनकी प्राइस हाई हो, जिनके प्रोडक्ट्स की प्राइस हाई हो। सो उसके लिए हमने एक एडवांस फिल्टर यूज़ करी है कि ऐसे कैटेगरीज लाओ जिनकी प्राइस ज़्यादा हो, कम वाली हमें नहीं चाहिए। सो इस तरीके से हम एडवांस फिल्टर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट क्लॉज, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर्स लिमिट टू, कंट्रोल सी, इसको हम जो है इम्प्लीमेंट भी करते हैं। यानी हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो सारा ना आए, हम जो है कुछ डाटा देख सकें। सो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिमिट 2 है, हमारा तो डाटा में कॉलम्स ही 2 हैं, सो हम लिमिट 1 लगा देते हैं। सो हमारे पास सिर्फ एक ही रो जो है वो आ गई। सो ये कहाँ पे यूज़ होता है, जब हमने प्रोडक्ट्स की प्राइस देखने होते हैं ना कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। अब हम चाहते हैं कि हम सिर्फ टॉप वाले 5 देखना चाहते हैं वो, सो वहाँ पे हम लिमिट यूज़ करेंगे, लिमिट 5 लिख देंगे। सो हमारे पास वो प्रोडक्ट्स जो टॉप 5 होंगे सिर्फ वहीं आएंगे, बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। सो लिमिट का यूज़ यहाँ पे होता है। ज्वाइन क्लॉज, ज्वाइन होता है कि टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए, हमारे पास एक टेबल प्रोडक्ट्स का है, एक टेबल कस्टमर्स का है। सो हम उन टेबल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ज्वाइन क्लॉज। अब हमारे पास एक टेबल जो है वो कस्टमर्स का है, सेकंड हमारे पास टेबल जो है वो ऑर्डर्स का है। सो हम उसको ज्वाइन करने के लिए इवन उनके कॉलम्स के नेम भी लिखेंगे। हमारे पास एक कॉलम है कस्टमर नेम और ऑर्डर डेट, यानी हम इन सिर्फ जो हमें नया कॉलम जो हमें नया चाहिए ना टेबल, उसमें ये 2 कॉलम्स हो, किससे, कस्टमर्स, फ्रॉम कस्टमर्स। जो हमारा टेबल है कस्टमर्स
उसमें से डाटा आ जाए और ऑर्डर्स में से डाटा आ जाए। अब देखें यहाँ मैंने स्मॉल सा सी लिखा है, स्मॉल सा ओ लिखा है। ओके, जब हम कॉलम अपने डाटा को ज्वाइन करते हैं ना टेबल्स को, तो उस वक्त हमें, क्योंकि हमें कॉलम्स के नेम चाहिए होते हैं, पर हमें नहीं पता, हमें ये भी डिफाइन करता है कि ये कॉलम जो है ये कौन से टेबल से आ रहा है। सो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टेबल का नेम, यहाँ जहाँ पे हम सी यूज़ किया। अब हर जगह हम लिखते फिर कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी। अगर हमारे पास डेटा सेट बहुत बड़ा है तो हर जगह हम कस्टमर्स डॉट लिखते रहे। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोई और मेथड। सो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है कि जो कस्टमर्स हैं उसको हम सी कह दिया कि अब जो कस्टमर्स का एक शॉर्टकट नेम है ना वो सी है। सो जब भी हम कॉलम्स को ज्वाइन, टेबल्स को ज्वाइन करते हुए कॉलम्स के नेम लिखेंगे तो सी डॉट, यानी जो कस्टमर्स उसका शॉर्टकट नेम सी है उसमें से डाटा आ रहा है, सी डॉट कस्टमर नेम, यानी ये कस्टमर्स का जो टेबल है ना उसमें से एक कॉलम आ रहा है। और ये जो ऑर्डर डेट है ना ये ऑर्डर्स के टेबल से आ रहा है। सो यहाँ पर हमने लिखा है ऑर्डर डेट ओ, यानी जो कस्टमर है वो ऑर्डर्स को ज्वाइन कर रहा है। और एक ना एक प्राइमरी की होती है जिसके बेस पे ज्वाइन करते हैं, मेन कॉमन की होती है। एक हमारे पास कस्टमर्स टेबल है, एक हमारे पास ऑर्डर्स टेबल है, उन दोनों में कोई प्राइमरी की होगी, उसकी बेस पे ज्वाइन करेंगे, यानी प्राइमरी की नहीं, सॉरी कॉमन की होगी। सो जो हमारे पास कस्टमर्स है ना उसमें जो की है ना कस्टमर आईडी वो उसकी प्राइमरी की है, लेकिन ऑर्डर्स में भी यही की है मगर वहाँ पे ये जाके फॉरेन की है। सो अगर ये दोनों होंगी, दोनों में ये कॉमन की होगी तो ये ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज ज्वाइन नहीं करेंगे। इज इक्वल टू, यानी जो सी डॉट, यानी जो कस्टमर आईडी है ना कस्टमर टेबल की, और जो कस्टमर आईडी ऑर्डर टेबल की, उसकी बेस पे ये दोनों टेबल ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह डिस्टिंक्ट कीवर्ड कि अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट कीवर्ड इसलिए यूज़ होता है कि अगर हम देखना चाहते हैं हमारे किसी कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं। अब हमारे पास प्रीवियसली एक कॉलम टेबल था प्रोडक्ट्स, अब हमें नहीं पता कि इस प्रोडक्ट्स में कितनी कैटेगरीज हैं। सो हम उसके लिए डिस्टिंक्ट यूज़ करेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, यानी यूनिक हमें वैल्यूज़ दो कैटेगरी से फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यानी टेबल हमारा प्रोडक्ट्स है उसमें कैटेगरीज की हमें बता दो कितनी इसमें कैटेगरीज है। अगर हमारे टेबल में 5 कैटेगरीज होती हैं सो हमें पांचों का नेम शो हो जाएगा, 4 होती हैं चारों का नेम शो हो जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी कितने डिपार्टमेंट्स ऑफर करती हैं। सो उसके लिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज़ करके हम उसके डिपार्टमेंट्स को देख सकते हैं। ये ऑर्डर लिखा हुआ है कि जो ऑर्डर है ना हमारे पास कोडिंग ऑर्डर, सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट में सिलेक्ट लिखते हैं, फिर फ्रॉम, फिर कंडीशन लिखते हैं वेयर, फिर ग्रुप बाय, किस बेस पे हम ग्रुप कर रहे हैं, फिर हैविंग, फिर ऑर्डर बाय होता है, फिर लिमिट को यूज़ करते हैं। बट जो एग्जीक्यूशन होता है ऑर्डर होता है ना वो इस ऑर्डर में इस तरह नहीं होता। सबसे पहले सिलेक्ट होता है, फिर फ्रॉम होता है कि कहाँ से, सबसे पहले कहाँ से हमने कोई काम करना है ये यूज़ होगा, फिर हमारे पास यूज़ होगा कि हम किस बेस पे कर रहे हैं। सो इस तरीके से हमारा जो है वो ऑर्डर होता है, यानी इस ऑर्डर में फ्रॉम यूज होगा, फिर वेयर, फिर ग्रुप बाय, हैविंग, सेलेक्ट होंगे, फिर ऑर्डर होगा, फिर उनकी लिमिट को देखते हुए वो लिमिट आइज होंगे। एग्रीगेट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शन जो हमारी ऐसे हम कॉलम्स पे कर सकते हैं जिनमें हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ हों या हमारे पास मैथमेटिकल वैल्यूज़ हों, जैसे हमारे पास इंटीजर होगी होल नंबर, हम उस पर काउंट कर सकते हैं। काउंट हम देख सकते हैं कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। इसी तरह हम सम देख सकते हैं कि हमारे पास प्राइस का कॉलम है, सो हम देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी प्राइसेस हैं वो टोटल कितनी है। या रेवेन्यू होता है ना, रेवेन्यू का सम देखना चाहते हैं कि एवरेज देखना चाहते हैं कि हमारा एवरेज रेवेन्यू इस मंथ कितना आया या सम रेवेन्यू का हमें कितना आया इस मंथ। सो उसके लिए हम जो है ये यूज़ करते हैं। इसी तरह हम अपने किसी भी कॉलम में मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं, किसी भी कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं। जैसे हम अपने किसी प्रोडक्ट की देखते हैं कि मैक्सिमम प्राइस कितनी है, या इस कैटेगरी में किसी प्रोडक्ट की मिनिमम प्राइस कितनी रही है। सो इस तरीके से हम जो है एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं जो टोटल अमाउंट है, जैसे टोटल अमाउंट हमारा रेवेन्यू भी हो सकता है, रेवेन्यू का अमाउंट है वो उसका हमें सम करके दे दो। इसी तरह मिनिमम ऑर्डर डेट, जो सबसे पहले जो ऑर्डर आया था वो किस डेट को आया था, और इसी तरह मैक्सिमम के सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो कितना है, एवरेज हम देख सकते हैं रेवेन्यू की। इसी तरह काउंट एज टोटल ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर्स, ये यूज़ होता है कि हमारे जो कितनी हमारे पास डाटा में रोज़ हैं, हमारे डाटा में 500 रोज़ हैं, 400 रोज़ हैं,
सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंट स्टैटिक एज टोटल ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर्स, यानी हमारे पास ऑर्डर्स का टेबल है लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें कितने ऑर्डर्स हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर का टेबल है इसमें सिर्फ 2 ऑर्डर्स थे हमारे पास, लेकिन अगर हमारे पास से कोई यहाँ पे तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि हमारे पास 2 ऑर्डर्स हैं, लेकिन कोई ऐसा हमारे पास टेबल होता है जिसमें हमारे पास लाखों ऑर्डर्स हैं। सो उस केस में हम जो है काउंट एक स्टेटमेंट से हम देख सकते हैं कि हमें कितने ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं। सो कंक्लूजन ये कि हमने जो है आज कंप्लीट ऑलमोस्ट एसक्यूएल जितनी बेसिक हमें ज़रूरत है उसको देखा, किस तरह हम अपने डाटा को अपडेट कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, एडवांस कितने फिल्टर्स हम यूज़ करके अपने डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, और इसी तरह हम उस किस तरह हम एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करके किसी भी कॉलम का एवरेज वैल्यू देख सकते हैं, उसका सम ले सकते हैं, उसकी मिनिमम वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं। इसी तरह हमने क्लॉजेज का यूज़ किया कि किस तरह हम क्लॉजेज को यूज़ करते हुए जो है अपने डाटा पे जो है एडवांस फिल्टरिंग लगा के अपने डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर बीआई को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हम विजुअलाइजेशंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट जो काम किया वो डाटा को रिट्रीव करने का किया, डाटा को इंसर्ट करने का। जो कंप्लीट बाकी के एनालिसिस है वो पावर बीआई के थ्रू हम जो है अपने विजुअलाइजेशन चार्ट्स को क्रिएट करके करेंगे, और इस ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अल्लाह हाफिज़।